तो हम लोग अभी एनटीए की टेस्ट सीरीज की पूरी वीडियोस बना रहे हैं। ये 23rd वीडियो है जो भी हाल फिलहाल में कल ही शायद आई है। तो हम लोग इसकी फटाफट वीडियो बना रहे हैं। बाकी पुरानी में हमने पार्ट टेस्ट 1 का बनाया, बाकी अपन बना लेंगे। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो अपनी पूरी सीरीज देख ले मेरे चैनल पे जाके। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। वादा करता हूँ एक बार आओगे वापस नहीं जाओगे। चलो, तो अपन क्या कर रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि अगर अपने कोई किसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है हमको, और हमको गिवन है क्या कि प्लेन इज हैविंग अ पासिंग पॉइंट एंड टू वेक्टर्स। ठीक, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो उस इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन होगा अपने पास कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट v1 क्रॉस v2 इज इक्वल टू 0। v1 क्रॉस c1 बोल देते हैं, चलो v1 क्रॉस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखो v1 c1 क्या है? ये दोनों वेक्टर्स लाइंग इन द प्लेन है, और ये क्या है? पासिंग पॉइंट। ये है पासिंग पॉइंट और ये है वेक्टर्स इन प्लेन। ठीक, तो ये तो हो गया वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं अपन कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और x1 z1 y1 z1 क्या है? पासिंग पॉइंट। और दो वेक्टर्स क्या होंगे अपने पास? v1 v2 v3 c1 c2 c3। ये दोनों वेक्टर क्या है? वेक्टर्स इन द प्लेन, वेक्टर्स इन प्लेन। और ये x1 y1 z1 क्या है? ये है पासिंग पॉइंट। चलेगा, इक्वल टू 0। तो ये अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। तो चलो, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। तो अपन अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा? आपने को पासिंग पॉइंट कितना दिया है? आपने को x1 y1 z1 दिया है अपने को 1, 3, 4। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ? देखो, यहाँ से भी 1, 3, 4 है, यहाँ भी 1, 3, 4 है, यहाँ भी 1, 3, 4 है। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं उसके आगे? देखो, अपन को पासिंग ओए शांति, अपने को पासिंग पॉइंट पता है। ठीक है, अब देखो अपने को दो वेक्टर्स भी पता है। तो b1, b2, b3 एंड c1, c2, c3 क्या होगा? ये हो जाएगा अपने पास 1, 2, 3 एंड 2, 3, 1। तो अपना बेसिकली प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? p1 की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास ये x माइनस x1, मतलब x माइनस 1 एक्चुअली, है ना। तो उतना तो समझाने के लिए लग गया, इसलिए जगह कम पड़ गई, वरना तो सीधा आंसर आ जाता। y माइनस 3 z माइनस 4 1, 2, 3, 2, 3, 1, है ना। और ये इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व कर लोगे ना तो पता क्या आएगा अपने पास? इसको सॉल्व कर लोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह की कमी है, मैंने कर रखा है। तो अगर तुम इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आएगा 7x माइनस 5y प्लस z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो देखो p1 की इक्वेशन आ गई, और अपने को एंड p2 गिवन है। p2 कितना गिवन है? 7x माइनस 5y प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो p1 भी पता है, p2 भी पता है। तो अब डिस्टेंस बिटवीन p1 टू p2 बोला ना, d ऑफ p1 p2, ये इंपॉर्टेंट है। तो d ऑफ p1 p2 कैसे होता है? ये इंपॉर्टेंट है, अपन इसको ग्रीन से लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस p1 p2 क्या होता है? वो होता है ax1, मतलब पॉइंट को पहले उसमें डाल दो, जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंस। तो एक कांस्टेंट 4 है, एक कांस्टेंट 6 है, तो कांस्टेंट का आपस में डिफरेंस। तो 4 माइनस ऑफ माइनस 6 का मॉड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है? a है 7, b है -5 और c है 1। तो ये होता है दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको ठीक से सॉल्व कर लो तो ऊपर क्या होगा? 10, और नीचे क्या होगा? नीचे होगा 7 7 49, 25 और 25 ये 1 है, 25 1 26, तो 49 और 25 आपका कितना हो गया? 28 64, 25 64 75, 75 कितना हो गया? 15 25 दिया 5√3, हाँ, तो 10/5√3 और काटो तो 2/√3। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2/√3। तो अगर ठीक से इसको लिखे तो 1 मिनट, इसको अगर ठीक से लिखे ना तो आंसर हो जाएगा 2/√3। ये लो, तो क्या ऑप्शन में 2/√3 है? तो यस, 2/√3 इज एन ऑप्शन।
तो देखो हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना डिस्कस। तो अगला सवाल क्या है, इफ t इज अ रियल नंबर एंड k इक्वल टू b देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बात देखो, अपने को k इज इक्वल टू दिया है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस फॉर एनी अलाउएबल वैल्यू ऑफ k। तो अब k ऑलरेडी दे रखा है और अलाउएबल बोल रहा है, तो बेसिकली पता है क्या बोल रहा है कि k की पहले रेंज निकालो भाई। क्या बोल रहा है ये कि k की पहले तुम रेंज निकाल लो, उसके बाद अब कुछ बात करना। तो एक बार k की रेंज आ जाएगी तो अलाउएबल वैल्यू आ जाएगी, पता चल जाएगा मेरे को k कहां से कहां तक है, उसके बाद अपन इसकी बात करेंगे। अब बोल रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशन जो भी है। तो अब तुमको एक बात बता दूं मैं कि अपने को किसी भी इस तरह की तीन इक्वेशन होगी, उसके लिए जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहता है उसके लिए हमको डेल्टा का सहारा लेना पड़ता है, मतलब डिटरमिनेंट, मतलब इनका ये 3 माइनस 1 4 और ये का जो डिटरमिनेंट बनेगा इसका सहारा लेना पड़ता है। अगर डेल्टा 0 हो उसके बाद अपन बात करते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। उसके बाद बहुत सारी कंडीशन है, और डेल्टा अगर 0 नहीं हो तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है वो? यूनिक सॉल्यूशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा अगर 0 हो तो फिर हमको देखना पड़ेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर डेल्टा 0 नहीं हो तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन चलेगा। तो अपने को बेसिकली ये देखना है, लेकिन हमें के पता नहीं है, तो अब के की रेंज पता करनी पहले। तो चलो पहले के की रेंज पता कर लेते हैं, है ना। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसका अपन कैसे करते हैं कि चूंकि टी रियल है, टी इज रियल नंबर, तो अपन क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करेंगे। क्यों? क्योंकि टी रियल है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा, टी स्क्वायर और टी का क्या आएगा के माइनस 1 और टी के साथ क्या आएगा के प्लस 1 और के माइनस 1 प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पे तो इम्प्लाइज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो डी कितना है डी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अपन ठीक से लिख सकते हैं क्या कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 है ना, सिर्फ अंदर ले जाओ तो क्या होगा 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ऐसा क्यों किया? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, अब a प्लस b तो a माइनस b आ जाएगा। तो चलो a प्लस b यूज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इसको लेते हैं, यहाँ नहीं यहीं पे करते हैं, बाद में काम आ जाएगा। ठीक है देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो एक आ गया 3k माइनस 1, एक आ गया 3 माइनस k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब वे का मेथड का सहारा ले, तो एक k की वैल्यू कितनी आई 1/3 और एक k की वैल्यू कितनी आई 3, जिसपे वो 0 हो रहा है। हमको ये पता लगाना पॉजिटिव कब हो रहा है, तो 1/3 और ये 3। तो हम लोग वेविकर में यूज कैसे करते हैं, 3 के आगे कोई वैल्यू ले लो, सपोज 4 डाला यहाँ पे, तो 3 माइनस 4 नेगेटिव और 4 डाला तो ये पॉजिटिव, तो बेसिकली ये नेगेटिव आ रहा है। अब 1/3 3 के बीच में कोई वैल्यू डालो, 1 डालो, 0 डाल दो, नहीं 1 डालो, तो ये कितना आ गया पॉजिटिव आ गया, और उससे पहले डालो 0 डालो तो ये नेगेटिव आ गया। हमें चाहिए क्या पॉजिटिव, तो अपना आंसर कितना होगा ये, तो अपना आंसर बेसिकली ये हो गया। हेंस यहाँ से क्या निकला k बिलोंग्स टू 1/3 to 3, अपने पास क्या गया k बिलोंग्स टू 1/3 to 3। नाउ हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या है। तो हमें पहले डेल्टा की बात करेंगे ना, अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल टू 0 हुआ तो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। उसके बारे में अपन फर्दर बात करेंगे फर्दर। तो पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा क्या होगा, वो है 3 माइनस 1 4 1 2 माइनस 3 6 5 k। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 2k प्लस 15 और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू के माइनस 18 प्लस 18 और प्लस 4 इंटू प्लस 4 इंटू माइनस 7। हाँ, तो अगर उसको सॉल्व करो ठीक से तो क्या होगा, ये 6k 7k, तो अपने पास कितना आ गया 7k प्लस 5। हाँ, ये आ गया 7k प्लस 5। तो अब देखो गौर से देखो, 7k प्लस 5 आ गया ना, तो तुम खुद बोलो मेरे भाई, ये 4 है ये माइनस 7 है, हाँ है ना, 7k प्लस 5 आ गया। तो तुम खुद बताओ k बिलोंग्स टू 1/3 से 3 है और 7k प्लस 5 है, तो क्या ये कभी भी 0 हो पाएगा? हेंस डेल्टा
इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमने पहले ही बोल रखा है क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, हेंस अपना आंसर क्या होगा, ए। चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस्ड। क्वेश्चन 3 की तरफ बोलते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो अब क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तुमको पता है जब भी मेंस पूछता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बहुत बड़ी चांसेस होते हैं, मतलब बोलो कि 10 में 7 बड़ी चांसेस होते हैं कम से कम कि वो एग्जैक्ट पूछ रहा हो। तो अपन इसको एग्जैक्ट तरीके से करेंगे, और ये एग्जैक्ट है कैसे होगा, अभी मैं बात करता हूँ। मेथड वन जो मेंस पूछ रहा है, जो मेंस चाहता है कि तुम करो। मेथड 2 जो तुम चाहोगे अभी वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो मेथड वन क्या है कि 2y dx है प्लस x dy है इक्वल टू 2x रूट y dx है। तो अब देखो ऐसा है कि जो रूट y है ना, अपने इसको डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्यों डिवाइड करना है तो तुमको दिख जाएगा अभी, अगर प्रैक्टिस होगी तुमको वही दिख जाता, लेकिन अभी हमको प्रैक्टिस नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो चलो डिवाइड कर दिया, तो x dy अपॉन 2 रूट y इक्वल टू x dx। ये 2 खत्म, ये रूट y, इसको काटा तो रूट y। अब देखो फाइनल क्या बचा, फाइनल बचा रूट y dx प्लस x dy अपॉन 2 रूट y इज इक्वल टू x dx। तो अब देखो इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि रूट x के साथ x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड है प्लस x के साथ रूट y का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड है, मतलब अपन इसको लिख सकते हैं d ऑफ x रूट y। एक बार इसको छोड़ दिया तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार इसको छोड़ दिया तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और राइट हैंड साइड में तो है ही x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आएगा, x रूट y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया, और ये ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर एक बात बताओ, हमें ये नहीं दिखा, मतलब इस स्टेप के बाद हमको ये नहीं दिखा कि ये है, तो अब हम क्या करें? तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, तुमको नहीं दिखा ना, आओ तुम कुछ और करके दिखाते हैं। तुमको नहीं दिखा तो सही बात है, क्या करोगे तो अपन दूसरा मेथड से करेंगे इसको। दूसरा मेथड तुमको करना नहीं है, बस तुम जान लो कि ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो अब उसको क्या दिखा, उसको ये दिख गया, हमने क्या किया था हमको, उसने x को भी डिवाइड कर दिया, x dx को भी डिवाइड कर दिया इधर नीचे, मतलब उसने क्या किया पता है, उसने कंप्लीट ये कर दिया कि रूट y, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था अपने पास, 2y dx x dy, हाँ ठीक है ये था ना। तो उसने x dx को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे। इस क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, कंप्लीट इस चीज को नीचे ले आओ तो क्या होगा पता है तुमको, वो होगा तुम्हारे पास 2y dx, ऐसा 2y dx अपॉन 2x रूट y dx प्लस x dy अपॉन 2x रूट y dx इज इक्वल टू 1। ये हो गया। तो अब तो कुछ कट रहा है, x कट रहा है, ये 2 कट रहा है, और ये रूट y कट रहा है, ये dx भी कट रहा है, तो बेसिकली रूट y बाई x है। तो अगर तुम उसको ठीक से लिखो ना तो ये ऐसा लिखा हुआ है dy अपॉन 2 रूट y dx, dy बाई dx तो 1 अपॉन 2 रूट y और प्लस रूट y अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो इस चीज को, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि अगर हम रूट y को z मान लें तो रूट y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट y dy बाई dx। तो यहाँ वही लिखा है ना 1 अपॉन 2 रूट y dy बाई dx। तो अगर रूट y को हम लोग z मान लें तो लेट रूट y इज इक्वल टू z, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विच इज इक्वल टू x, तो क्या होगा इधर 1 बाय 2 रूट y इनटू dy अपॉन dx, और राइट हैंड में क्या होगा dz बाय dx। तो रिप्लेस कर दो, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, dz बाय dx प्लस z अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस बच्चे को एग्जैक्ट नहीं दिखेगा वो लीनियर से इसको सॉल्व कर लेगा। आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा भी कर सकते थे। मेथड 1 जो मेंस चाहता है, मेथड 2 जो तुम चाहते हो जो तुम चाहते हो। हालांकि बहुत बच्चों को ये भी नहीं दिखेगा, एक्चुअली ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये जल्दी चमक में नहीं आएगा, है ना। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैंने तुमको दोनों तरीके बता दिए। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 4। अच्छा, और बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 8 थी वो गलत था, उसकी जगह 18 डाल दिए। ठीक है, तो करेक्ट वेरिएंस क्या होगा, ठीक है।
पहली बात मीन का फॉर्मूला, एक्स बार मीन से रिलेट करते हैं ना, एक्स बार मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट करके xn तक, और i इक्वल टू 1 से n, मतलब n वैल्यू को ऐड करो और n से डिवाइड कर दो। वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का सम 1 से n अपॉन n माइनस x बार मीन का स्क्वायर। ये क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, पहली बात। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है यहाँ पे, है ना, तो अपने को क्या बोला है यहाँ पे, अपने को बोला है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी दिस, ठीक है। तो पहले मीन क्या था अपने पास 10 था, कब, जब 8वां एक एलिमेंट 8 गलत था, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 9 तक लिखें और 10वें को 10वें जैसा रहने दें, मतलब अपन ऐसा करते हैं कि x बार ओल्ड इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू सम ऑफ i इक्वल टू 1 से 9 एक्स आई, मतलब हमने 9 ऑब्जर्वेशन को लिखा जो सही थे और 10वां वाला गलत था 8वां अपॉन 10, चलेगा। तो इससे हमें क्या हुआ कि 9 तक का सम पता चल गया, 9 तक का सम कितना होगा 100 92, चलेगा। अब हमें 9 तक का सम पता चल गया, तो जो नया मीन होगा, नया मीन न्यू, वो क्या होगा 9 तक का सम और 10वां जो है नया ऑब्जर्वेशन, नया ऑब्जर्वेशन क्या है अपने पास 18 अपॉन 10, तो 92 18 110 अपॉन 10, तो वो कितना हो गया अपने पास 11। तो हेंस अपना आंसर कितना आ गया, कितना है 11 है अपने पास। तो अपने को बेसिकली नया मीन चाहिए, क्या था अपने को नया मीन चाहिए क्योंकि वेरिएंस निकालना है, नया वेरिएंस, तो नया वेरिएंस के लिए नया मीन की जरूरत तो पड़ेगी, तो 110 अपॉन 10 है ना। तो चलो इसलिए चलते हैं बिना किसी तरीके, ये 10 है तो 110 अपॉन 10 11, ठीक है। चलो तो अब वेरिएंस की बात करें, तो हम लोग वेरिएंस की बात करें तो ओल्ड वेरिएंस न्यू वेरिएंस, जैसा कि मीन के साथ किया सेम वेरिएंस के साथ करेंगे। तो अब देखो ओल्ड वेरिएंस ओल्ड वो कितना होगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू, हम 9 तक ही लेंगे, 9 तक क्यों लेंगे अभी हम बताएं यहाँ पे कि 9 तक इसलिए लिया क्योंकि जो 10वां वैल्यू था उसकी वैल्यू 8 थी, वो गलत था, पर 9 तो सही थे ना, तो अपन 9 तक की वैल्यू को यूज करेंगे और जो नए वाले में जो नया वैल्यू है 18 उसको बाद में ऐड कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन फिर से करेंगे कि एक्स आई स्क्वायर प्लस 8वां 10वां वैल्यू क्या था 8 जो गलत था, तो 8 स्क्वायर अपॉन 10 माइनस मीन का स्क्वायर। तो जब ओल्ड वेरिएंस यूज कर रहे हैं तो मीन भी तो ओल्ड यूज करेंगे ना, ये तो मीन कितना होगा ओल्ड मीन कितना है भाई साहब मेरे पास 10, तो माइनस 10 स्क्वायर। तो यहाँ से, और ये वेरिएंस कितना दिया हमको 4, तो यहाँ से जो ये वाली वैल्यू है ये आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास i इक्वल टू 1 9 एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेना, तो ये कितना हो गया 104 1040 में 64 गया तो कितना हो गया 976, तो ये भाई साहब आ गए 976, समझ में आ रही बात। तो ये भाई साहब क्या आ गए 976। तो अब न्यू वेरिएंस क्या होगा, तो हेंस यहाँ से अपना खेल स्टार्ट होता है, अब आएगा अपना न्यू वेरिएंस जो अपने को निकालना है। अब तक हम लोग जो कर रहे थे वो बकवास कर रहे थे बेसिकली, है ना। तो न्यू वेरिएंस क्या होगा वो अपने पास समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 9 एक्स आई का स्क्वायर प्लस नया वाले का स्क्वायर, नया वाला कितना 18, तो 18 स्क्वायर माइनस न्यू मीन तो हमने अभी निकाला है ना, कितना है वो 11, 18 स्क्वायर माइनस न्यू मीन तो 11 का स्क्वायर और यहाँ पे बाय 10, बस हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा, ये 9 तक की वैल्यू 976 और 18 स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर कितना हो गया 976 और 18 स्क्वायर तो 324। तो अगर इसको ठीक से लिखे तो 976 प्लस 324 अपॉन 10 माइनस 121, तो 1300 अपॉन 10 130 और 21 तो 9, तो यही है नया वेरिएंस। लो तो अपना आंसर कितना हो गया 9, तो हेंस वी हैव गॉट आवर आंसर। तो देखो यार कितना आसान था ना, तो बेसिकली वो गलत है, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया कि हमने 10 को कंसीडर ही नहीं किया, हम उसको हमेशा अलग लेके चल रहे हैं। हम उसको देखो पहले ही 8 अलग कर लिए और 9 तक जो सही था उसको अलग कर लिए, तो हम लोग हर बार जो सही वैल्यू वो निकाल ले रहे हैं और बाद में 10वां 8 की जगह जो तुम दोगे उसका हम यूज कर लेंगे निकालने में। तो मतलब हमको फर्क ही नहीं है ना कि वो रहे ना रहे, समझ रहे हो, हमको बेसिकली फर्क ही नहीं है वो रहे ना रहे,
तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। चलो अब देखो क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, तो सम ऑफ सीरीज निकालनी है 3 + 8 + 16। ठीक है, तो देखना ध्यान से, एक चीज तुमको पहले ऑब्जर्व कर, तुमने अजीपी शायद पढ़ रखा है। तो अजीपी में हम लोग क्या करते हैं कि सम जो लिखा हुआ है उसी को थोड़ा खिसका कर दूसरे तरीके से लिखते हैं, सेम जो है उसको खिसका देते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन 0 हो जाता है। तो अपन उसी तरीके कुछ मेथड को फॉलो करेंगे अभी। छोड़ो, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 का। इन दोनों का 11 का। देखो 5 3 8 3 11, तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए, 14 का, और 14 का है ही। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो डिफरेंस है वो क्या है जीपी में। तो हम लोग एक काम करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो एस लिखा है 3 + 8 + 16 प्लस tn एन टर्म तक। अब सम को थोड़ा खिसका दिया, तो लिख दिया 3 + 8 + 16। तो अब देखो ये कोई नया मेथड नहीं है, ये मेथड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अजीपी में है ना, हमने पढ़ रखा है। तो जो जेईई की तैयारी कर रहा है उसको ये मेथड पता होना चाहिए, और नहीं पता चलो अभी सीख लो। तो हमने क्यों खिसका के लिखा, क्योंकि हम देखा कि जो डिफरेंस है 3 और 8 के बीच का डिफरेंस वो 5 है, 8 और 16 के बीच का डिफरेंस 8 है। तो 3 और 8 के बीच का डिफरेंस कब होगा, जब 3 8 के नीचे आएगा, तो उसको ले आया। 8 और 16 के बीच में डिफरेंस कब होगा, जब 8 16 के नीचे आएगा, तो उसको नीचे ले आए, इसलिए खिसका दिए। अब दोनों का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। तो ये तो 0 हो गया, तो 0 = 3 - 0 3, 8 - 3 5, और ये 8 और ये 11 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कुछ आएगा प्लस नहीं, ये माइनस है, तो माइनस ऑफ tn। तो इस tn को इधर ले आओ, तो अपने पास tn कितना हो गया, tn हो गया अपने पास 3 + 5 + 8 + 11 डॉट डॉट एन टर्म तक। तो अपने पास टोटल एन टर्म्स तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ तक एन टर्म है और यहीं तक हमने लिया, यहाँ एन टर्म तक। बाद में -t ने एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था, तो उसको इधर ले आए। तो टोटल अभी भी अपने पास कितने टर्म है, एन टर्म है। तो हम लोग घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग एन टर्म के लिए निकाला है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि n-1 होगा कि क्या होगा। तो अब देखो 5 3 8 3 का डिफरेंस है, पर 3 के पास 3 का डिफरेंस नहीं है ना, 3 + 2 5 होता है ना, कि 3 + 3 5। तो अपन इसको 3 का डिफरेंस बना लेते हैं। तो 1 + 2 + 5 + 8 + एन टर्म्स। अब देखो हो गया ना काम, अपना काम हो गया। तो अब ये एपी में दिख रहा है, 1 + एपी में पूरा है, तो अपने को अब ये अच्छे से एपी में दिख रहा है। तो अब एपी का सम क्या होता है, एपी का सम होता है n/2 × ट्वाइस ऑफ a + n-1 × d। ठीक, जिसको पता है वो फटाफट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर ले, जिसको नहीं पता है वो मेरे साथ देखे। तो अपने को यहाँ पे tn क्या निकलेगा, तो tn निकलेगा 1 + n/2 × 2a, मतलब 2 × 2 + n-1 × d। सॉरी थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तुम तब तक मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ, तो तुमको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। क्या होगा, 2a + n-1 × d। तो 2 × 2 + n-1 × d। d कितना है, 3 का, तो 3। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे ना, कितना होगा, 4 4 में तो n+1 n+1/2 2n, कितना हो गया 3n + 1 n × 3n + 1, है ना, हाँ, /2। तो ये हो गया 1 + n × 3n + 1/2 और इंटू tn। तो अब अपना Sn क्या होता है, ये तो tn है ना, तो Sn क्या होगा, Sn होगा समेशन ऑफ tn। समेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से n, मतलब n टर्म का। तो वो बेसिकली हो गया समेशन ऑफ 1 + समेशन ऑफ 3/2 बाहर ले लो n² प्लस समेशन ऑफ n, और 1/2 बाहर ले लो, तो ये आ गया। तो अब n की वैल्यू क्या है, 20 है। तो हमको पता है, तो जो क्या होगा S20, तो हमको पता है कि 1 को 20 बार जोड़ेंगे, कितना होगा 20, प्लस समेशन ऑफ n² क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6। तो अपन n की जगह सीधा 20 डाल रहे हैं, ठीक है। तो 3/2 × n मतलब 20 × n+1 मतलब 21 × 2n+1 मतलब 41/6 प्लस समेशन ऑफ n क्या होता है, समेशन ऑफ n n+1/2 n मतलब 20 × 21/2। अब इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, या तो सीधा सॉल्व कर लो, या तो ये इसे कट रहा है, देखो 20 21/4 यहाँ भी है वहाँ भी, तो इन दोनों से चाहो तो कॉमन ले लो और कुछ काट कूट दो, तो काट कूट दोगे तो आंसर कितना आएगा, मैंने सॉल्व कर रखा है, तुम ट्राई कर लेना, वो आएगा 4430। चलेगा, तो आई गॉट, ठीक। तो आपको लगता है कि तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के, है ना।
ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आईआईटी में आया हुआ है, मतलब सेम इस तरीके से नहीं आया हुआ है पर आईआईटी सेम पैटर्न पे पूछ चुकी है। इसको हम लोग बोलते हैं सूडो बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उसको ये पता होगा कि इस सवाल को कैसे करना है। तुमको एक अलग से फंक्शन लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट जैसा लेना है, और उसको इसमें एब्स्ट्रैक्ट करके इसका इंटीजर पार्ट को उठा लेना है। उसके बाद जो भी बोल रहा है, जो आईआईटी में आया था वो प्रूफ करने के लिए आया था कि वो इवन इंटीजर है कि ऑड इंटीजर है, ये प्रूफ करो। और तुमको क्या है, ये पता लगाना है कि सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, जो भी है। ठीक है, तो चलो अपन करते हैं इसको बिना किसी देरी के। अब क्या करना है, इस तरह के सवालों कैसे करते हैं पहले वो देख लो। इस तरह के सवालों क्या करना है ना, अपने पास √2 + 1 की पावर 6 है। तो अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो कि हमको इससे इंटीजर निकालना है। क्या करना है, इससे इंटीजर। तो हमने एक फॉर्मूला पर रखा है क्या, अपने पास एक फॉर्मूला है जो तुमको अगर पता होगा, x + y की पावर n प्लस x - y की पावर n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ nc0 प्लस nc2 x² nc0 x की पावर n, और क्या होगा x की पावर n - 2 y² प्लस डॉट 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 nc जो भी है लास्ट में, ऐसा ये है। था यही, ये फॉर्मूला था ना कि अगर किसी भी इसके को सम को ऐसे ऐड करेंगे, x + y की पावर n और x - y की पावर n को अगर ऐड करेंगे तो उसका जो ऑड टर्म है वो बचेगा। ऑड टर्म क्या है, nc0 फर्स्ट टर्म, nc2 थर्ड टर्म, तो बस ऑड टर्म बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। यही था। तो अब देखो इंटीजर है ना, अब अगर ये पहले वाले का क्या होगा, पावर इसका 0 कर दो, फिर इसी का स्क्वायर कर दो, फिर इसी का क्यूब कर दो, इसी 4 कर दो, तो ये इंटीजर आ जाएगा ना। तो अपने क्या करना है, अलग से अभी उसी का फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर देना है। तो मैं जब बोल रहा हूँ समझना कि हमने क्या किया कि √2 + 1 की पावर 6 थी, इसमें अपने से √2 - 1 की पावर 6 ऐड कर दिया। अब चूंकि ये √2 - 1 क्या होता है, 0.414, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है और उसकी पावर 6 है, तो ये लेस देन 1 है, चलेगा। तो हम लोग लेस देन 1 इस क्वांटिटी में फिलहाल अभी ऐड कर रहे हैं, देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। तो जैसे ऐड करोगे ना तो वो आएगा, इसको जैसे ऐड करोगे वो आएगा ट्वाइस ऑफ nc0 मतलब 6c0। पहले को चाहो तो पूरा दे दो, चाहे तो इसको पूरा दे दो। तो चलो हमने काम करते हैं 6c0 और इसको पूरा दे देते हैं और इसको कुछ नहीं देते हैं, तो इंटू 1 प्लस 6c2। अब इसको दे देते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 6c4 √2 का पावर 4 प्लस 6c6 √2 का पावर 6। तो ये आ गया अपने पास, चलेगा, √2 के पावर 6 चलेगा। अब इसको ठीक से लिख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 6c4 √2 का पावर 4 प्लस 6c6 √2 का पावर 6, तो ये अपने पास आ गया। तो अब इन दोनों को अपन क्या लिखेंगे ठीक से, तो अब चलो यहाँ पे लिख देते हैं उसको कि, तो तुम देख लो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6c2 कितना होता है, जोड़ लो। 6c2 तुम्हारा कितना, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो 5 6 और 3 15, 6c2 15, और जितना 6c2 है उतना ही तुम्हारा 6c4 भी होगा। तो बेसिकली क्या है कि √2 + 1 का पावर 6 प्लस √2 - 1 का पावर 6, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 6c2 कितना होता है 15, तो 15 × 2 प्लस 64 और 62 दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि NCR = NCn - R, तो 15 × 4। अब √2 के पावर 6 है तो क्या होगा 8, और 6 से 6 कितना होता है 1, तो प्लस 8, तो 8 और 1 9 और 15 15 कॉमन लिया 4, 15 6 60, 60 में 69 नहीं 15 6 90 90 99 × 2 कितना हो गया 198। तो अब देखो √2 + 1 ये आ गया, तो अपन एक काम करते हैं √2 + 1 की पावर 6 इस भाई को उधर ले आते हैं, तो 198 माइनस √2 - 1 का पावर 6। तो अब देखो ये जो क्वांटिटी वो लेस देन 1 है और ये 198 है, तो ये कह रहा है कि √2 + 1 की पावर जो 6 है ना वो 198 से कम है। और ये अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस, तो 198 से कम है ना, तो 190 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, वो है 197। तो अगर अपन इंटीजर टर्म में बात करें तो दिस की पावर 6 इज लेस देन इक्वल टू 197, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा बी। हेंस वी गेट आवर आंसर, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे ही करते हैं अपन, जब भी कोई इस तरह का होगा ना √x + y टाइप का, और √x - y क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा होगा, तो अपन उसको ऐसे ही करते हैं बिना किसी
दे लीजिए कि उसको क्या करते हैं कि अपने से उसका रूट एक्स माइनस वाई ले लेते हैं, वो फ्रैक्शन पार्ट आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी इंटीजर आएगा उसके आगे अपन उसको डील करेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला सवाल क्या है अपने, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें दो तरीके हैं। तो पहला तरीका जो मेंस चाहता है वो बता देता हूँ, फिर हम क्या कर सकते थे वो बाद में बताएंगे। तो मेंस क्या चाहता था कि अपने को कॉट एक्स बाई टू निकालना है। मेंस चाहता था कि तुम सबको कॉट या टेन में कन्वर्ट कर दो और बाद में तुम उसको जो करना है कर देना। तो मेन तुमसे ये चाहता था करना। तो अब अपन क्या करेंगे, सॉरी, हाँ मेन यही चाहता था कि तुम यही करो। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, सबको टेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो तुमको पता है ना कि कॉस एक्स को टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो लिख देते हैं। तो अपन देखो अपने पास है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/4। अब कॉस को कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टेन हाफ, वो होता है 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस 5/4, है ना। तो अब बस ट्रांसफर कर दो 4 को उधर और ये भाई को उधर, तो सॉल्व कर लो। क्या होगा, 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 5, तो 5 माइनस 4, तो ये बेसिकली हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 8 10 एक्स बाई टू प्लस 9 इक्वल टू 0। हाँ यही होगा, हो गया। तो अब देखो ये आ गया। अपने को चाहिए क्या था, कॉट एक्स बाई टू। तो 10 को 1 बाय कॉट लिख सकते हैं ना जी, तो लिख दो। अब चाहो तो तुम यहाँ से 10 निकाल लो और बाद में 1 बाय कॉट कर दो, तो अपन पहले ही कर देते हैं क्योंकि जब बाद में करना ही है तो भैया बाद में कान पकड़े पहले पकड़ लें, फालतू टेंशन ना हो, है ना। और कॉट एक्स बाई टू एलसीएम ले लो। तो जैसे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, वो आएगा कॉट 9 कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा और ऐसा ही करके कुछ कुछ आएगा। क्या होगा, 9 कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 8 कॉट एक्स बाई टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉट एक्स बाई टू कैसे आ जाएगा। अच्छा, तो किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो ये तो अब तुम जेई की अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुमको ये बात तो पता होनी ही चाहिए। तो क्या होगा, कॉट एक्स बाई टू की वैल्यू होगी माइनस बी कितना है -8, तो -8 बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC मतलब 64 माइनस 4 9 36 अपॉन 2a मतलब 18। और इसको ठीक से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसको अगर ठीक से सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 4 प्लस माइनस √7/2। लो, दो वैल्यू आ गई। और ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है और दोनों दिया है, ये भी और ये भी और ये भी। तो अब दोनों में अपना आंसर कौन सा है। तो इसको, इस दुविधा को उबारने के लिए उसने एक और चीज़ दे रखी है, ये वाली कि x π/2 से 3π/4 है, पर अपने को तो x/2 से मतलब है ना। तो चूंकि x/2 निकाल लेते हैं, तो जब x π/2 से 3π/4 है तो x/2 कहाँ होगा, डिवाइड कर दो इसी में। तो π/4 से 3π/8, तो लो, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 45 से ये 90 से कम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो कॉट भी पॉजिटिव ही होगा। तो देखो 4 माइनस √7, 4 माइनस √7 और 4 प्लस √7/2, तो अपना आंसर क्या होगा, 4 प्लस √7/2। सही ही बात, फोर प्लस √7/2। आंसर इज दिस। चलेगा। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव तो दोनों ही है ना, 4 माइनस √7/2 भी पॉजिटिव है और 4 प्लस √7/2 भी पॉजिटिव है, लेकिन ये π/4 से 3π/8 है। तो तुम कॉट चेक कर लो, कॉट 3/4 π/4 से 3π/8 तक कॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जितना इसमें दिया है उसी के आसपास होती है। तो तुम चेक कर लेना, इसलिए नेगेटिव वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया। सही में आई बात। तो चलो अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। 8वां सवाल। 8वां सवाल यार बहुत अच्छा है। तो अच्छा इस मानने में कि इसमें अपन 2-3 फॉर्मूले यूज़ कर दे रहे हैं, 2-3 तरीके यूज़ कर दे रहे हैं बिना किसी दिमाग लगाए, खटाखट। अच्छा,
तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू इज वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक पी है, ये क्यू है, ये आर है, और क्या बोल रहा है कि क्यू से चल रहा है, निकाल दिए। और क्या बोल रहा है, इसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स है, निकाल दिए। और क्या बोल रहा है कि पी अपने को दिया है 3,2 और पी आर की इक्वेशन 3x इक्वल टू 2। ठीक है, एक मिनट गौर करो, पी 3,2 है और जो ये पी आर लाइन है इसकी इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक बार चेक कर ले कि ये तो मुझे दिख डाल दो, सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि पी आर है ना और पी उसी में लाई कर रहा है, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 3 × 3 -2 मस्ट बी 0। तो ये कितना हो गया, 9 - 4 5। तो क्या 5 0 के बराबर है? नहीं, इसका मतलब 3,2 इसको सेटिस्फाई नहीं करा। तो भैया क्वेश्चन ही गलत है। तो जब यही वैल्यू 3,2 आगे अपन बात ही नहीं करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अपन रिजेक्ट कर देते हैं, क्वेश्चन ही गलत है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, बोल रहा है लेट L1 एंड L2 बी नॉर्मल्स। अच्छा, L1 L2 इस फंक्शन के लिए L1 L2 नॉर्मल है और इस फंक्शन के लिए L1 L2 टेंजेंट है। तो कह रहा है कि दोनों के स्लोप का डिफरेंस बता दो तुम भैया। चलो, तो तुम उससे पहले कॉन्सेप्ट जान लो। ठीक है, मान लो एक पैराबोला है इस टाइप का, y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का, और एक पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का। एक है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का। तो टेंजेंट, हम उसको t बोल रहे हैं, तो टेंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। और इसके लिए नॉर्मल क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2m। तो भैया ये तुमको याद हो, उम्मीद करता हूँ कि तुमको याद है। अब इसके लिए लिख दिया टेंजेंट, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए देखो, जो इसके लिए होता है ना वही इसके लिए होता है, बस x और y को आपस में रिप्लेस कर देना। क्यों? क्योंकि देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, यहाँ पे अगर तुम x और y को आपस में रिप्लेस कर दोगे तो यही आएगा, x और y को आपस में रिप्लेस कर दो। तो सेम चीज हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी टेंजेंट में जो इक्वेशन है x और y को आपस में रिप्लेस कर दोगे तो इसका टेंजेंट आ जाएगा। क्या होगा, x इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम। तो नॉर्मल क्या होगा, x इक्वल टू एम वाई माइनस ए एम क्यूब माइनस 2m। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब लेकिन हाँ, दोनों का स्लोप अलग अलग है, वो तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया था। तो अब अपन सवाल की तरफ आते हैं। अपना सवाल क्या था अपना, कि L1 L2 दो लाइन है, वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए नॉर्मल का काम कर रहे हैं और इसके लिए टेंजेंट का काम कर रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों का टेंजेंट और नॉर्मल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक कर्व वो हो गया और एक कर्व ये हो गया। तो अब y स्क्वायर 4x के लिए क्या है, वो नॉर्मल है, मतलब जो इसका नॉर्मल है वो इसका टेंजेंट होगा। तो दोनों की इक्वेशन सेम ही होगी। क्या बोल रहा है कि L1 L2 नॉर्मल है इसके लिए, पर सेम L1 L2 इसके लिए टेंजेंट है। तो अपन क्या करते हैं, इसका टेंजेंट निकाल देते हैं और इसका नॉर्मल निकाल देते हैं और दोनों क्या करेंगे, कंपेयर। तो इसका टेंजेंट क्या होगा, अभी हमने बात की, वो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम टाइप का। तो y इक्वल टू स्लोप को m1 मान लेते हैं, m1 ध्यान रहे क्या बोल रहे हैं हम, m1 या m मान लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए कितना है भाई, तो 4ax, तो 4 इंटू 1 इंटू एक्स, तो 1/m चलेगा। अब x तो इक्वल टू माइनस ये है, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं ऐसे करके, इक्वल टू 4 इंटू -3 इंटू वाई। ए की वैल्यू -3, कोई दिक्कत नहीं, 4ay टाइप का आ गया। आपने क्या चाहिए, उसका टेंजेंट। अच्छा सॉरी, पहले वाले का नॉर्मल चाहिए था, दूसरे वाले का टेंजेंट चाहिए था। तो नॉर्मल क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब। ए कितना है 1, तो m क्यूब माइनस 2m। तो ये अपना हो गया नॉर्मल। और दूसरा ये क्या है, ये नॉर्मल है, और दूसरा क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या हो गया अपने पास, वो हो गया ये x इज इक्वल टू m। ये m और ये m सेम नहीं है, वो दोनों m अलग अलग है। तो जो इसका स्लोप है वो इसका स्लोप जल्दी थोड़ी है, अलग अलग है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये m है तो इसको m1 मान लेते हैं। तो m1y प्लस a कितना है -3, तो -3/m1 चलेगा। तो अब ये दोनों इक्वेशन बराबर है भाई मेरे, क्या है, बराबर है। तो एक काम कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं।
बराबर है ना। तो कंपेयर कैसे करते हैं, तो सेम फॉर्म, दोनों के रेशियो बराबर कर लेते हैं। तो अब इक्वल टू समथिंग ये लिखा हुआ है और ये एक्स इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है ना। तो अभी इसको एक्स इक्वल टू समथिंग का फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एम प्लस वाई अपॉन एम प्लस एम कट गया तो एम स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। और यहां पे लिखा है एक्स इक्वल टू एम वन वाई माइनस 3 अपॉन एम वन। तो अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अब बराबर है। अगर बराबर है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि 1 अपॉन एम इज इक्वल टू फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते थे, m1 बाई एम इक्वल टू m1 एंड एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन m1। तो यहाँ से m1 कितना आ गया 1 अपॉन एम, तो यहाँ डाल दें m, तो माइनस 3m बेसिकली, ऊपर माइनस 3m आ गया ना। m1 की जगह 1 अपॉन m डालना है, m1 की जगह 1 अपॉन m डालना है, तो माइनस 3m। तो अब इसको ठीक से अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर 0, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की तो वैल्यू आ गई। अब स्लोप 2 आए हैं तो लाइन भी 2 होगा, तो L1 L2 आ गया। तो हेंस m ऑफ L1 इज इक्वल टू माइनस 2, m L ऑफ L2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब तुम चाहो तो L1 को माइनस 2 ले लो, चाहे L2 को माइनस 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्लोप अपने को मिल गए। और अपने को क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 2। तो 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 1। ये है आंसर। हेंस अपना आंसर इज ये, डिफरेंस ऑफ स्लोप, डिफरेंस ऑफ स्लोप, है ना। चलेगा। तो आंसर कितना हो गया 1। तो आंसर इज 1। 1 ऑप्शन में है क्या, हाँ। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्शन टू इनफाइनाइट ln x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, देखो अब पहली बात, ये तो एल हॉस्पिटल से बनेगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल क्या होता है, चलो पहले वही एक्सप्लेन करता हूँ एल हॉस्पिटल क्या होता है। तो भी देखो एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं अपन कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, अगर इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट टाइप का हो और 0.0 टाइप का हो, इस टाइप का हो, तो अपन उसका करते हैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सटेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। और फिर अगर सेम यही दोनों फॉर्म बना है तो वापस डिफरेंशिएट करेंगे, और ये चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों फॉर्म ना बने। तो इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल। मैं उसको लॉपिटल बोलता हूँ ठीक है। चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अपना सवाल की तरफ, सवाल क्या था, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x का स्क्वायर। तो ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है और नीचे तो इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल लगा दें तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर से डिफरेंशिएट क्या होगा 2 ln x इंटू 1 अपॉन x, और ये 6x, तो 6x स्क्वायर, तो 2 3 जा 6। अब वापस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाया, तो वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो करो क्या होगा, एक्सटेंड्स इनफाइनाइट, ऊपर क्या होगा 1 अपॉन x और नीचे 6x, तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0। तो हेंस आवर आंसर इज 0। सही में आई बात। तो आई होप अगले सवाल की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। तो हाँ 11 नंबर क्या बोल रहा है कि लिमिट, अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट है, ये है लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट है। अब वो क्या बोलता है, तो ये बोलता है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना तो ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तुमको भी मजा आने वाला है, ठीक है। देखो समेशन ऑफ आर इक्वल टू एन ए से एन बी, अगर ऐसा दिया हुआ है और अपना जो फंक्शन है वो आर बाई एन टाइप का है और बाहर एक 1 बाई एन है, सिचुएशन देखना कि समेशन ऑफ आर इक्वल टू एन ए से एन बी, और जो बाहर है वो एफ ऑफ आर बाई एन टाइप का है अपना फंक्शन, और 1 बाई एन बाहर है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ इसके लिए 1 बाई एन को डी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और आर बाई एन को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और इस पूरी चीज को अपन लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एन ए था ना, एन हटा दो, हाँ बाहर लिमिट एंट्रेंस से इनफाइनाइट भी है,
मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r इक्वल टू n से nb और फंक्शन r बाय n टाइप का और 1 बाय n बाहर। तो अपन क्या करते हैं 1 बाय n को d एक्सपोर्ट कर देते हैं, r बाय n को एक्सपोर्ट कर देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ ये n गायब कर देते हैं a से b और r बाय n को एक्सपोर्ट किया तो f ऑफ x और 1 बाय n को d एक्सपोर्ट किया तो dx। तो ये पूरी चीज कन्वर्ट हो गई इस भाई में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब अपन आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, सेम चीज टाइप का है। देखो लिमिट n से इनफाइनाइट भी है, r इक्वल टू एन ए से एन बी तो 1 से n भी है। चलिए यहाँ n नहीं है लेकिन 1 तो है ही ना, तो अपन n बाय n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और f ऑफ r बाय n भी बन जाएगा। तो अपन इसको लिखते हैं ध्यान से, वही वाला फॉर्मेट बनाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू n नहीं था ना तो n डाल देते हैं 1 अपॉन n कर सकते हैं और n इंटू 1 और क्या बोला था हमने f ऑफ r बाय n बनाने के लिए, तो 2r अपॉन n e की पावर r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और बाहर 1 बाय n अलग करने बोला था तो अलग कर लिया। देखो इसी चीज को हमने ऐसा लिख दिया। तो अपन इसको क्या लिखेंगे अब, इंटीग्रेशन ऑफ a से b, a कितना है 1 अपॉन n और n कितना है इनफाइनाइट, तो 1 बाय इनफिनिटी 0 तो 0 और n इंटू b, b कितना है तो 1, तो 0 से 1 का इंटीग्रेशन 1 बाय n dx तो dx और r बाय n को x तो 2x e की पावर x स्क्वायर चलेगा। और अगर हमको सब्स्टिट्यूशन, अब तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है ना, तो अब देखो जिसको सब्स्टिट्यूशन आता है उसको इंटीग्रेशन ये दिख गया होगा कि अगर अपन इस भाई को t माने तो इसका डिफरेंस क्या होगा, पहले तो यही होगा और चेन रूल से x स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x dx। मतलब अगर इसको तुम t मानो ना तो ये पूरा dt हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन बोलते हैं e की पावर x स्क्वायर को मानो t मान ले और डिफरेंशिएट कर दे तो आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x dx इक्वल टू dt। तो बेसिकली इसका पूरे का इंटीग्रेशन dt हो गया और उसका इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा। तो मतलब अगर इसको करोगे तो क्या होगा पता तुमको, क्या t कहां से कहां तक, जब इसको तुम t माना है ना तो x 0 t की पावर 0 1 और 1 तो 1 पे e, तो बेसिकली आंसर कितना आ गया e माइनस 1। सिंपल सिंपल था ना। तो पहले तुमको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर तुमको ये चीज नहीं पता है तो फिर ये सिंपल नहीं है, और पता है तो पता है फिर तो मजे, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगला सवाल, द डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ टू लाइंस आर कनेक्टेड बाय रिलेशन LMN। अच्छा आगे बोलो। और जिसमें दिया है कि L प्लस M प्लस N 0 दिया है और LM भी 0 दिया है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन दी लाइंस। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली बात तुमको पता है ना कि दो लाइन के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके निकाल सकते हैं और जो बहुत फेमस है जो अपन स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ाते हैं वो है कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सॉरी डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा से निकालते हैं। तो मान लो कि दो लाइन के बीच का हमको दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो कैसे निकालेंगे एंगल, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर अपॉन उसका मॉड a2 मॉड। ये होता है ना a1 डॉट a2 क्या होता है a1 a2 cos थीटा, तो हमने बस इसको इधर ले आया, ये तो है, तो दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो बस इसी काम को इस्तेमाल करना है। तो अभी अपन क्या करते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या था अपना कि अपने को दिया है L प्लस M प्लस N 0 एंड LM 0। तो अपन मानते हैं कि एक बार या तो L 0 होगा या तो M 0 होगा, यही होगा ना। तो जब L 0 होगा तो यहाँ 0 डालो तो क्या होगा M प्लस N 0, M इक्वल टू माइनस N, और जब M 0 होगा तो यहाँ 0 डालो तो क्या होगा L इक्वल टू माइनस N। तो अपना जो डायरेक्शन रेशियो था यहाँ पे, अगर पहले L M N था तो अब क्या बन गया L 0 है तो 0 M माइनस N है तो माइनस N माइनस N प्लस N। और तुमको पता है कि डायरेक्शन रेशियो में चीजें कॉमन आ सकती है, पता है ना, तो कॉमन ले लो तो क्या होगा 0 माइनस 1 1 है ना। L M N को अपन कैसे लिख सकते थे 0 माइनस N N, और N कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा 0 माइनस 1 1। ये अपना डायरेक्शन रेशियो है, क्या है डायरेक्शन रेशियो पहले का। दूसरे का कि M 0 है तो अपन L M N को अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको L1 M1 N1 बोल देना, इसको L2 M2 N2 बोल देना। मैं सेम बोल रहा हूँ, तुम अलग अलग बोल देना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या होगा ये होगा माइनस N 0 N। अब N कॉमन लेते हैं तो डायरेक्शन रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो कोई चीज कहीं जा रही है
तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जा तो वही नहीं है। तो -1, 0, 1। तो अपने पास डायरेक्शन रेशियो दूसरे का आ गया, रेशियो 2, डायरेक्शन रेशियो 1, तो 1 है 2 है, चलेगा। और अपने को क्या निकालना, दोनों के बीच का एंगल। तो cos थीटा क्या होता है, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर अपॉन दोनों का मॉड। तो अपने पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो निकाल लेते हैं। तो cos थीटा क्या होगा, दिस डॉट दिस क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा फॉर्मूला बोल दे रहा हूँ, तो जो वीडियो ध्यान से देख रहा है उसको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो a1 कितना है 0 और a2 कितना -1, तो 0, b1 b2 -1 इंटू 0 0, c1 c2 c1 1 और 1 तो +1 अपॉन मॉड, तो √2 क्यों, 0 का स्क्वायर 0 और -1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 √2, तो बेसिकली 1/2 आ गया। तो cos थीटा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री बोले तो π/3, तो थीटा की वैल्यू आ गई। ऑप्शन में है क्या, होना ही चाहिए, जब सही किया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगले सवाल की तरफ चले अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि f(x) = x³ - ax हैज लोकल मिनिमम एट x = k। ठीक है, तो चलो पहले से पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हम कैसे पता लगा सकते हैं और कब पता लगा सकते हैं। तो चलो पहले उसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अपन इतना जानते हैं कि f(x) अगर पॉजिटिव है ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ये बात हमको पता है। तो अब देखो कि f(x) अपन कोई फंक्शन निकाल लिए, सपोज कोई भी फंक्शन मान लो इस तरह का निकाल लिया, x - अल्फा इंटू x - बीटा टाइप का निकाल लिया, और अल्फा बीटा ऐसे अरेंज कर दिए। और हमने वेवी कर्व मेथड से ये भी पढ़ लिया कि प्लस माइनस प्लस, मतलब बीटा के आगे जाओ तो f(x) पॉजिटिव आएगा, और अल्फा से बीटा के बीच में f(x) नेगेटिव आएगा, और अल्फा से पहले f(x) पॉजिटिव आएगा। तो अब देखो पॉजिटिव f(x) पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, f(x) नेगेटिव का मतलब क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है। मतलब अल्फा से पहले कोई फंक्शन बढ़ रहा था, पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा था, और अल्फा पे आते ही क्या हो गया, गिरने लग गया। अब कहाँ तक गिरा, बीटा तक पहुंचा, गिरा, फिर बीटा पे वो 0 हुआ उसका f(x) स्लोप, और वापस वो फंक्शन क्या हुआ, बढ़ने लग गया। समझ आई बात, अल्फा से पहले वो पॉजिटिव था तो मतलब वो बढ़ रहा था, बाद में वो नेगेटिव हो गया मतलब वो घटने लग गया। तो अल्फा पे जैसे ही पहुंचा वो 0 हुआ, बाद में गिरने लग गया, फिर कहाँ तक गया, बीटा तक, बीटा के बाद वो वापस घूमा क्योंकि पॉजिटिव था तो बढ़ने लग गया। तो फिर आप देखो हमको ऐसा नहीं लगा कि अल्फा पे ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, और बीटा पे लोकल मिनिमा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जब भी कोई चीज, ये देखो माइनस से प्लस गया तो ये मिनिमा, और प्लस से माइनस गया तो मैक्सिमा, तो +2 माइनस गया तो मैक्सिमा, और -2 प्लस गया तो मिनिमा। ये जो मैं तुम्हें एक रफली समझाने की कोशिश की, समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, नहीं आया तो भैया रट लो कि माइनस से प्लस मिनिमा, प्लस से माइनस मैक्सिमा। तो अपन डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, जब भी लोकल मिनिमम मैक्सिमम, तो चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा अपना, डेरिवेटिव होगा इसका 3x² - a, तो 3 कॉमन ले लो तो क्या होगा, x² - a/3। इसको और ठीक से लिखो तो x - √a/3 इंटू x प्लस √a/3। ये कैसे किया मैंने, तो a - a² - b², तो a - b इंटू a प्लस बी। अब चूंकि a/3 को हम कुछ पता नहीं है तो रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, मतलब √a का स्क्वायर a को लिख सकते हैं अपन इस तरीके का, इसलिए इसको ऐसा लिखा, चलेगा। चलो अब अपने को ये मिल गया, तो इस टाइप का हो गया ना अल्फा बीटा, x - अल्फा x - बीटा, बिल्कुल उस टाइप का आ गया। तो अब उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया ऑलरेडी, तो अब हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो अपन सीधा काम पे चलते हैं। तो अल्फा क्या है अपने पास, -√a/3, और बीटा क्या है √a/3। क्यों, क्योंकि हम नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं जैसे हिसाब से वो बड़ा छोटा होता है, चलेगा। तो अब आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि इधर था प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व मेथड आता है ना, तो उससे कर लिया। अब देखो माइनस से प्लस गया, अपने क्या चाहिए, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा क्या होगा, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, कह रहा है ना लोकल मिनिमम एट x = k, तो x = इस पे ये मिनिमा आ रहा है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था। तो k की वैल्यू कितनी होगी, √a/3, और एक्चुअल में कितना गिवन है, >2। तो दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, होल स्क्वायर, तो कर दें, होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो 4 दिया 12, तो a > 12, ये अपना आंसर है। तो ऑप्शन में चेक कर लो,
अब ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो 12 से बड़ी कोई भी वैल्यू अपना आंसर, तो 12 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सी, हेंस वी गॉट आवर आंसर। सही बात। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के।